हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमिता पांडे। आज का विषय है समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में समास की परिभाषा, समासिक पद और समास के प्रकार कौन कौन से हैं यह पढ़ चुके हैं। तो अब हम जानेंगे कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको विशेषण और विशेष्य के विषय में बताऊंगी कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ लिखा है विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इससे संबंधित कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर समस्त पद और विग्रह है। समस्त पद महादेव, महाराजा, नील गगन, ये सभी समस्त पद हैं। और विग्रह किसे कहते हैं? इनको तोड़ कर लिखना, विग्रह करके अलग अलग लिखना विग्रह कहलाता है। तो आगे देखेंगे हम लोग। महादेव, महान है जो देव। महाराजा, महान है जो राजा। नील गगन, नीला है जो गगन। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। अब हम आगे देखने जा रहे हैं। जैसा कि परिभाषा में यह बताया गया था उपमान और उपमेय, तो यह जानेंगे कि उपमान और उपमेय किसे कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहा जाता है? उपमान। जिससे तुलना की जाए, जिससे भी हम तुलना करेंगे वो उपमान कहलाती है, वह उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण हैं उपमान और उपमेय से। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्या धन, विद्या रूपी धन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कर कमल, कमल के समान कर। कर का अर्थ होता है हाथ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें उपमान कौन सा है और उपमेय कौन सा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो कमल नयन है उसमें कमल क्या कहलाएगी? जो कमल है वह एक उपमान कहेंगे और नयन को उपमेय कहा जाएगा। विद्या धन, विद्या जो है उसे उपमान कहते हैं और धन उपमेय है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि हर एक पूर्व पद वो उपमान नहीं होते हैं। तो इसी कारण से आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण बता रही हूँ। कर कमल, तो कर क्या है यहाँ पर? कर उपमेय और कमल उपमान कहा जाता है। तो हम आगे देखेंगे। आशा कर रही हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। द्विगु समास, द्विगु समास क्या है? इसकी परिभाषा है वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। कहने का अर्थ है कि जो शब्द दिया जाएगा वो संख्यावाची शब्द होगा। ठीक है, उसका जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा। अगर पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसका उदाहरण है कुछ। दशानन, 10 आनन का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौपाया, 4 पैरों का समूह। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10, 4, यह सभी कुछ संख्यावाची शब्द हैं। तो जो संख्या को संबोधित कर रहे हो संख्यावाची शब्द होंगे तो वह द्विगु समास कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास थोड़ा सा ध्यान से इसमें हम लोग सुनने जाएंगे। सुनेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जो द्वंद्व समास होता है, जिस समास के समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और इस समास में दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक चिन्ह, योजक लुप्त हो जाता है। क्या लिखा है? योजक लुप्त हो जाता है। तो आपको मैं बताऊंगी कि यह थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। समस्त पद और विग्रह, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं अपना पराया में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यह क्या बन जाएगा? अपना या पराया। चोर सिपाही, चोर और सिपाही। दिन रात, दिन और रात। लेकिन यहाँ पर ध्यान योग्य देने वाली बात यह है कि
इस सारे शब्द जितने भी समस्त पद होते हैं या फिर समस्त पद में प्रायः योजक चिन्ह देखने को मिलता है, हमेशा नहीं। आपने देखा होगा कि जो द्वंद्व समास होते हैं उसमें योजक चिन्ह होता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है जिस समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग न किया जाए वह भी कभी कभी द्वंद्व समास होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द बताने जा रही हूँ जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगाया गया है लेकिन वो द्वंद्व समास है। जैसे देखेंगे जलवायु। जलवायु क्या है? यह एक समस्त पद है, लेकिन यह भी एक द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। तो क्या बन जाएगा? जलवायु, जल और वायु। दूसरा शब्द है, नेक्स्ट है धर्माधर्म। क्या शब्द मैं कह रही हूँ? धर्माधर्म। तो यह शब्द क्या है? धर्म या अधर्म। एक बात इसमें और ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। उल्टा मीन्स विलोम। जैसे कि अपना और पराया क्या है? यह एक विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द में या का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर विलोम शब्द में या का प्रयोग किया जाता है। आपको मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट शब्द है धर्माधर्म। धर्माधर्म कैसे लिखेंगे? इसका विग्रह कैसे होगा? धर्म या अधर्म। ठीक है। नेक्स्ट है शीतोष्ण। ये है समस्त पद शीतोष्ण। शीतोष्ण को अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? शीत या उष्ण। ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। शस्त्रास्त्र, तो यह क्या है? शस्त्र या अस्त्र। तो यह सब कुछ द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है। द्वंद्व समास के उदाहरण आप समझ गए होंगे। तो यह ध्यान रखना है, जो विलोम वाले शब्द होते हैं वहाँ पर या का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। एक बात यह ध्यान रखी जाएगी द्वंद्व समास में, और यह ज़रूरी नहीं है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, कभी कभी नहीं भी किया जाता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि वह शब्द कैसा है, समस्त पद क्या है। समस्त पद को आप उसे विग्रह करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आगे देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? जिस समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। जिस समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आपको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रही हूँ कि जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। तीसरा पद, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, नीलकंठ। शब्द क्या है? समस्त पद क्या है? नीलकंठ। तो इसका विग्रह हो जाएगा नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव को संबोधित कर रहा है। पीतांबर, पीला है अंबर, जिसका यह किसको संबोधित करता है? अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है। पीतांबर श्री कृष्ण। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या है? जहाँ समास में पूर्व पद अव्यय होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। प्रायः ये समस्त पद क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक वीडियो में कि जो अव्ययी भाव समास होगा उसका पूर्व पद, ये तो हो गया समस्त पद, आवश्यकता अनुसार, यथास्थान, आजन्म, यह पूरा एक समस्त पद है। ठीक है। आवश्यकता अनुसार एक समस्त पद है, लेकिन इसमें है आ, य, आ, यह सब कुछ उपसर्ग हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, अगर पूर्व पद उपसर्ग हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाती है। ठीक है। जब कभी भी पूर्व पद उपसर्ग होगी तो वह अव्ययी भाव समास कहलाती है। तो इसका क्या है? आजन्म, जन्म भर, यथास्थान, जहाँ जिसका स्थान है, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। तो आपको ध्यान देना है कि आ, यथा, आ, यह सभी उपसर्ग हैं, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। उपसर्ग जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी, टॉपिक क्लियर हो गया होगा समास। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel to get the early notification. Thank you and have a nice day.